डियर स्टूडेंट्स, आज की ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति का अगला टॉपिक हरित क्रांति एवं उसकी विशेषताएं, हरित क्रांति के परिणाम तथा नीति आयोग एवं उसके कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हरित क्रांति व उसकी विशेषताएं टॉपिक करते हैं। आजादी के बाद भारत में कृषि की दशा बहुत अच्छी नहीं थी और हमारा देश उत्पादन करने में पीछे था। देश में इतना ही उत्पादन हो पाता था कि वह देश के नागरिकों की आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाता था और देश को अनाज दूसरे देशों से निर्यात करना पड़ता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में कृषि पर ध्यान दिया गया और किसानों की सहायता की गई तथा जो बंजर भूमि है उसको ठीक करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया। इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला तथा सिंचाई के जो साधन है उनमें भी विस्तारित किया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में तकनीक का प्रयोग करने का फैसला लिया गया और तकनीक के प्रयोग के माध्यम से अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस योजना में कृषि में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक तकनीक तथा आधुनिक उपकरणों के प्रयोग का फैसला लिया गया और इसके परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई और इस बड़ी मात्रा में वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा गया। अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में तकनीक के प्रयोग से के माध्यम से रासायनिक उर्वरक, उन्नत तकनीक और आधुनिक संसाधनों के प्रयोग से उत्पादन की वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया। इस प्रकार से आपको हरित क्रांति का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि कृषि में उत्तम बीजों, उर्वरकों, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि के उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब हरित क्रांति की विशेषताएं या परिणाम हम आगे करेंगे। तो पहले मैं विशेषताएं करता हूं। हरित क्रांति की कौन सी विशेषता रही जिसके कारण जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें बड़ी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो सबसे पहला है उसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार। आजादी के बाद बड़ी मात्रा में ऐसा क्षेत्र था जो कृषि योग्य नहीं था, बंजर था। तो उस क्षेत्र को ठीक करके कृषि योग्य क्षेत्र बनाया गया और कृषि क्षेत्र में वृद्धि की गई। इससे अधिक क्षेत्र में कृषि होने लगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा जो हमारा है तीव्र पैदावार। उस समय वर्ष में एक पैदावार ली जाती थी और वह पैदावार वर्षा के मौसम में होती थी। एक वर्षा पैदावार कहा जाता था उसको, क्योंकि उस समय कृषि वर्षा पर आधारित थी, सिंचाई के आधुनिक साधन नहीं थे। इसलिए उस एक वर्षा पैदावार को बढ़ाकर दो पैदावार किया गया। दो पैदावार करने के लिए सिंचाई के लिए जो वर्षा का पानी वैसे ही बह जाता था, उसको इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया गया और बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। अब वर्षा जब नहीं होती थी तो इन तालाबों और बांधों से सिंचाई का कार्य किया जाता था और देश में वर्ष में 2 बार खेती की जाने लगी, जिसे द्वितीय पैदावार कहा गया और इस द्वितीय पैदावार से कृषि के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई। तीसरा हमारा है उन्नत
बीजों का प्रयोग। पहले किसान साधारण बीजों का प्रयोग करता था, लेकिन अब कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके लिए आजादी के समय में ही एक रिसर्च काउंसलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च संस्था की स्थापना की गई थी और 1973 में इस संस्था का पुनर्गठन किया गया। यह संस्था जो कृषि में उन्नत बीजों के विकास का कार्य करती थी, तो इस दौरान विशेष तौर पर गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का के बीजों के उन्नत बीज तैयार किए गए और उन्हें कृषि में प्रयोग किया गया, जिससे कृषि में बड़ी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई। चौथा हमारा पॉइंट है सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। क्योंकि प्रारंभिक दौर में आजादी के बाद जो सिंचाई के साधन थे वो मुख्य तौर पर वर्षा पर आधारित कृषि थी, लेकिन अब धीरे धीरे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया गया और बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। इससे किसान अपनी खेती के लिए तालाबों और बांधों से सिंचाई करने लगे। इसके अलावा नलकूपों का भी प्रयोग किया गया और सरकार ने किसानों को नलकूप लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी। इस प्रकार से कृषि उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। अगला हमारा पॉइंट है वो है रासायनिक खादों का प्रयोग। पहले किसान आजादी के बाद देसी खाद का प्रयोग करता था, जिसमें पशुओं का गोबर होता था, लेकिन अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किसानों को यूरिया, डीएपी, जिंक आदि रासायनिक खाद सरकार द्वारा उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए गए। उन्हें इन उर्वरकों पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी गई। जब किसानों ने इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो कृषि की उपज की मात्रा में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई और फलस्वरूप हरित क्रांति का परिणाम में आई। छठा हमारा है कृषि का मशीनीकरण। पहले किसान परंपरागत साधनों से खेती करता था, जिसमें वह पशुओं का प्रयोग करता था, लेकिन अब आधुनिक यंत्र कृषि के प्रचलन में आए और सरकार ने किसानों को आधुनिक यंत्र जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों ने खेती के आधुनिक उपकरणों को खरीदा और अब उन आधुनिक ढंग से खेती करने लगे। इससे खेती की उपज की मात्रा में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से कृषि के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई और जिसका परिणाम हरित क्रांति के रूप में सामने आया। अगला हम अब जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा हरित क्रांति के परिणाम। कि जब हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में क्या परिणाम देखने को मिले, कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिले। सबसे पहला नंबर 1, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति से पहले कृषि का जो उत्पादन था वो कम मात्रा में था और किसान केवल इतना उत्पादन कर पाता था कि वह अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। लेकिन कृषि में हरित क्रांति के बाद अब किसान अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने लगा और वह अपने उत्पादन से न केवल अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने लगा बल्कि अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा बाजार में भी बेचने लगा और बाजार में किसानों से
सरकार ने उचित मूल्य पर किसानों की फसल की खरीदारी भी शुरू कर दी। दूसरा, रोजगार में वृद्धि। क्योंकि अब अधिक क्षेत्र में कृषि की जाने लगी, जिससे कि अधिक लोगों की कृषि में आवश्यकता पड़ी, और जब अधिक लोग कृषि में काम करने लगे तो बहुत से लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र के अनेक उद्योग भी स्थापित किए गए जो कृषि क्षेत्र के उपकरण बनाने का कार्य कर रहे थे, तो उन औद्योगिक क्षेत्रों में भी बहुत से लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया। तीसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्योंकि प्रारंभिक आजादी के बाद प्रारंभिक वर्षों में खेती हमारी राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन था, और देश के लगभग 80% लोग खेती का कार्य करते थे। इसलिए जब खेती में अधिक लोगों ने कार्य किया और उत्पादन बढ़ा, तो उससे देश के लोगों की आय बढ़ी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। चौथा, साख में वृद्धि, देश की साख में वृद्धि। क्योंकि पहले भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में थी कि जो कृषि क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन हरित क्रांति के बाद भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में उभरी जो कृषि में निर्यात भी करने लगा, और कनाडा जैसे देशों ने भी भारत की हरित क्रांति से प्रभावित होकर अपने देश में हरित क्रांति को अपनाने का निर्णय लिया। कनाडा ने भारत के पंजाब और हरियाणा से कुछ किसानों को अपने देश में आमंत्रित किया, ताकि वे किसान उस देश के किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दे सके। तो इस प्रकार से भारत की साख में वृद्धि हुई। नंबर 5, विदेशी बैंकों द्वारा कर्ज। क्योंकि पहले भारत की साख ऐसी थी कि विदेशी जो वित्तीय संस्थाएं थी, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक, ये भारत को कर्ज देने के से कतराते थे। लेकिन जब भारत की साख एक अनाज निर्यात करने वाले देश के रूप में उभरी, तो इन संस्थाओं ने भारत को वित्तीय ऋण सहायता या कर्ज देना आरंभ कर दिया, और इन वित्तीय संस्थाओं की नजरों में भारत की साखें बढ़ी। तो इस प्रकार से कृषि के परिणाम हमारे सकारात्मक रहे हरित क्रांति के कारण, और देश में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा, और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं नीति आयोग एवं उसके कार्य। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि आजादी के बाद मार्च 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग। और इस आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू करने का कार्य किया, और यह आयोग भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने में
विशेष योगदान रखता है। लेकिन 16वीं लोकसभा जो कि 2014 में गठित हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने इस आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 2015 को इस आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस आयोग की जगह 5 जनवरी 2015 को एक दूसरे आयोग का गठन किया गया और जिस आयोग को नीति आयोग कहा गया। नीति आयोग यह आयोग योजना आयोग का स्थान लेगा या इस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया और योजना आयोग के कार्यों को करने का कार्य किया। इस आयोग का कार्य भी मुख्य रूप से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रूपरेखा तैयार करना था और उसे और सुदृढ़ करने में भूमिका निभानी थी। सरकार को अपने सुझाव देने थे कि किस प्रकार से देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया जा सकता है और नीति निर्माण करने में सरकार की सहायता करनी थी। तो इस प्रकार से 5 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया और इस आयोग की रचना के बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं। इस आयोग में योजना आयोग की तरह ही अध्यक्ष, एक अध्यक्ष का पद जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। दूसरा पद योजना आयोग की तरह ही एक उपाध्यक्ष का पद और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। इस आयोग का तीसरा पद कार्यकारी अधिकारी या सीईओ, जिसे सीईओ भी कहते हैं, सीईओ का था। 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य इस आयोग के निर्वाचित किए गए। पूर्णकालिक सदस्य 3 सदस्यों को सॉरी 4 सदस्य मनोनीत, 4 सदस्य इस आयोग के मनोनीत सदस्य थे और इसमें केंद्रीय मंत्री थे हमारे। इसमें कौन कौन से मंत्री थे? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री व कृषि मंत्री इसके अलावा 3 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया
विशेष आमंत्रित सदस्य। और इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य में सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी तथा हमारे जो तीसरे जो सदस्य थे इसके वो थे जो सामाजिक एवं कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत। तो इस प्रकार से इसके 3 विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ये हमारे इस आयोग की रचना हो गई। अब हम इसके कार्यों की चर्चा करते हैं। इसमें 2 काउंसिल, आयोग की 2 काउंसिल और बनाई गई, एक रीजनल काउंसिल और एक गवर्निंग काउंसिल। रीजनल काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल थे, और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल सम्मिलित थे। ये दोनों काउंसिल भी अपना कार्य कर रही हैं। तो अब हम योजना आयोग के कार्यों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको समझाया गया था योजना आयोग के कार्य, तो उसी प्रकार से लगभग नीति आयोग के कार्य भी समान है योजना आयोग। तो सबसे पहला कार्य जो था हमारा वो था आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना तैयार करना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना। इस आयोग का मुख्य कार्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना था, ताकि देश आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सके। दूसरा, आर्थिक नीतियों आर्थिक योजनाओं का निर्माण। जिस प्रकार से योजना आयोग पंचवर्षीय नीतियों का निर्माण कर रहा था, उस प्रकार से इस आयोग को भी योजनाएं बनाने का कार्य दिया गया। तीसरा, योजनाओं का क्रियान्वयन और योजनाओं का क्रियान्वयन इस आयोग का कार्य देश के आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना था, और यह सुनिश्चित करना था कि जो योजनाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी हैं वो ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं। चौथा है मूल्यांकन। जो योजनाएं लागू की गई है उनका मूल्यांकन करने का कार्य भी इस आयोग का था। इस आयोग को उन योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य करना था कि वो योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए लागू की गई हैं, क्या वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हुई हैं या नहीं, या उन योजनाओं को किन कारणों से उन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई है। पांचवा, इस आयोग का कार्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में
बाधा पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाना था। आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना। कारकों का पता लगाना। तो इस आयोग को यह भी पता लगाना था कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण देश का सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित हो रहा है, और उन कारणों को दूर करने के उपाय सुझाना भी था। इसके अतिरिक्त इस आयोग का कार्य सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक समस्या जो आयोग को सौंपी गई है, जिसका समाधान आयोग से सलाह किया गया है सरकार द्वारा, उस पर सरकार को रिपोर्ट देना भी था। इस प्रकार से हमारे नीति आयोग के कार्य स्पष्ट होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाने का कार्य कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे टॉपिक से समाप्त होते हैं। धन्यवाद।